फ्री पीडीएफ और टेस्ट सीरीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन दबाएं, ऑल को प्रेस करें, पाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास के विषय में और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आप समास को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। आप समास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो समास पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे समास की परिभाषा कि आखिर समास होता क्या है। तो समास की परिभाषा है दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं और उनसे कोई नया शब्द बनता है और उसका कोई अर्थ भी निकलता है, ठीक है ना, सार्थक अर्थ निकले, तब वह क्या कहलाता है? तब वह समास कहलाता है। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवा है बहुब्रीहि समास। समास पढ़ते समय एक शब्द और आता है, वह है समास विग्रह। तो असल में समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह जब जो समस्त पद है, मतलब कि पूरा शब्द है, उसको जब हम अलग अलग शब्दों में बांटते हैं तो वह कहलाता है समास विग्रह। शब्द को तोड़ना, जो सार्थक शब्द बना उसको तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। एक बात और ध्यान रखने की है कि जब कोई शब्द होता है तो उसमें जब दो शब्दों से मिलकर शब्द बनेगा तो उसमें दो पद तो रहेंगे ही, दो शब्द रहेंगे, एक पहला शब्द और एक दूसरा शब्द, तो उन्हें ही हम कहते हैं पहला पद और दूसरा पद। चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं समास के जो भेद हैं उनको विस्तृत रूप में, पर बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ। सबसे पहला आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में आप देखिए क्या लिखा है, अव्यय लिखा है। मित्रों, आप अव्यय से परिचित होंगे। यदि परिचित नहीं है कि अव्यय असल में क्या होते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अव्यय पर भी एक वीडियो बना दूंगी और जल्द ही बनाने वाली हूँ अव्यय पर एक वीडियो। तो आता है अव्ययी भाव समास क्या है, तो जिसमें पहला पद, अभी हमने पढ़ा पहला पद मतलब जब भी कोई सार्थक शब्द होगा तो दो शब्दों से मिलकर बना होगा, तो पहला शब्द और दूसरा शब्द इस प्रकार से तोड़ेंगे। तो जो पहला पद होगा वो प्रधान होगा तथा पहला पद जो क्या होगा वो अव्यय होगा। पहला पद जो है अव्यय होगा। आप बिल्कुल आराम से देखिए, आपको बहुत ही आसानी से ये समझने में आने वाले हैं उदाहरण के माध्यम से। अब अव्यय क्या होते हैं? जैसे अनु, प्रति, हर, यथा, यावत, आ, इस प्रकार से ये होते हैं अव्यय। यदि किसी शब्द में आगे ये लगे हुए हैं, ये अव्यय लगे हुए हैं, जैसे अनु, प्रति, हर, ये अव्यय लगे हुए हैं, तो वो क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या है। उदाहरण है जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन में अब देखिए पहला क्या आ रहा है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या टूट रहा है? प्रतिधन दिन। और प्रति क्या है? अव्यय है। प्रति क्या है? अव्यय है। प्रतिदिन मतलब कि प्रत्येक दिन, तो ये अव्यय आ गया पहले, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। दूसरा उदाहरण देखते हैं यथा संभव। तो यथा संभव को जब हमने विग्रह किया तो आ गया यथा धन संभव। तो यथा भी क्या है? यथा एक अव्यय है, तो यह अव्यय आ रहा है तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। और यथा संभव का अर्थ होता है जैसा संभव हो। इसके अलावा हम और भी ले सकते हैं, जैसे कि अनुदाहरण है अनुरूप। तो अनु क्या है? अव्यय है। अनुरूप मतलब कि रूप के योग्य, रूप के योग्य, वो हो गया अनुरूप। और यहाँ अनु क्या है? अव्यय है। अव्यय जहाँ भी आता है पहले
तो वो हो जाता है अव्ययी भाव समास। यही इसकी बहुत ही आसान ट्रिक है कि जहाँ भी आपको अव्यय दिख रहा है वो हो जाता है अव्ययी भाव समास। चलिए अगला प्रकार, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद मतलब कि जो बाद वाला पद है, ठीक है ना, उत्तर पद मतलब कि बाद वाला पद। अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता था, तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद है, बाद वाला शब्द है, वो प्रधान रहता है। इसके साथ साथ आता है कारक चिन्ह जो रहते हैं उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो आपको जल्दी उस पर वीडियो मिलने वाला है। कारक होते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये आपने पढ़ा होगा, के द्वारा, के लिए, को, इस प्रकार ये होते हैं कारक। तो जब इनका लोप होकर कोई शब्द बनता है, कारक चिन्हों का लोप होकर कोई शब्द बनता है, तो वो कहलाता है उत्तर पद, वो कहलाता है तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान हो या फिर मतलब जो बेस्ट ट्रिक है इसकी कि जो कारक चिन्ह है वो उनका लोप हो जाता है। अब कारक चिन्ह होते हैं के लिए, के द्वारा, से, को, इनका जब लोप होता है तो वो हो जाता है तत्पुरुष समास। चलिए उदाहरण से समझते हैं। और तत्पुरुष समास के भी प्रकार हैं, उनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हिंदी बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ सीखने मिलने वाली है। उदाहरण आता है राजा का कुमार अर्थात राजकुमार। अब यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह क्या है? का है कारक चिन्ह, तो राजा का कुमार, और जब इसको हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? राजकुमार। अब देखिए इसमें लोप किसका हुआ? का जो शब्द है इसका हो गया लोप हो गया, मतलब एक कारक का लोप हो गया, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। दूसरा देखते हैं धर्म का ग्रंथ अर्थात क्या है? धर्म ग्रंथ। तो यहाँ भी कारक चिन्ह का है जिसका हो गया लोप, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। अगला उदाहरण है रचना को करने वाला। रचना को करने वाला क्या होता है? रचनाकार। तो यहाँ पर क्या है? को, इसका क्या हो गया? लोप हो गया। को करना, को करने, इस प्रकार के शब्द भी किस में आते हैं? कारक में। तो यहाँ को का क्या हो गया? लोप हो गया। रचना को करने वाला मतलब कि रचनाकार, यहाँ कारक चिन्ह को का लोप हो गया, तो ये भी क्या है? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के भी कई प्रकार होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, तो इनको भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं इन्हीं कारक चिन्हों के सहायता से। चलिए अभी नेक्स्ट प्रकार पकड़ते हैं, फिर हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं यही तत्पुरुष समास के प्रकार को बहुत ही आसान ट्रिक्स के साथ। अगला आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? समस्त पद का जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। समस्त पद मतलब कि जो पूरा पद है उसका क्या होगा? उत्तर पद प्रधान रहेगा कर्मधारय समास में। अब तो उत्तर पद का मतलब आपको पता है, क्योंकि दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद। तो उत्तर पद होता है प्रधान। इसके साथ साथ क्या होता है? उपमान और उपमेय का संबंध होता है। जो प्रथम और द्वितीय पद हैं उनमें उपमान और उपमेय का क्या होता है? संबंध होता है। अब प्रश्न आता है कि उपमान और उपमेय क्या हैं? तो जब एक किसी चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से की जाए या उसे उसके समान बताया जाए तो वहाँ होता है उपमान और उपमेय। ठीक है, जैसे मैंने कहा मृग नयन, तो मृग के नयन के समान, मतलब जैसे मृग के समान, मृग जैसा है, मृग के समान है नयन, आँखें किसके समान है? मृग के समान है। ठीक है ना, तो वो हो गया उपमान और उपमेय का संबंध हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना चांद के समान मुख है, तो ये होता है चांद के समान मुख, तो मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? चांद से कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाता है उपमान और उपमेय। जहाँ हमें यही तुलना दिखाई दे तो वो कहलाता है कर्मधारय समास। चलिए हम इनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या आ गया? चरण कमल। चरण कमल। अब देखिए यहाँ पर उपमान और उपमेय का जो है
संबंध है, कैसे हैं? कमल के समान चरण, जब चरण कमल का हम विग्रह कर रहे हैं तो कमल के समान चरण, उपमा किससे की जा रही है? तुलना, चरण की तुलना किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो प्रमुख पद कौन सा है? उत्तर पद, मतलब कमल यहाँ प्रमुख है। तो कमल के समान चरण है, यहाँ तुलना की जा रही है, चरणों की तुलना की जा रही है कमल से, तो यहाँ उपमान और उपमेय है। या आप कह सकते हैं विशेषण और विशेष हैं, जब इनका संबंध होता है तो वो होता है कर्मधारय समास। तो यहाँ पे तुलना हो रही है, उपमान और उपमेय का संबंध है, विशेषण और विशेष का जहाँ संबंध होता है वहाँ भी क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। अगला हम देखते हैं, अगला है चंद्रमुख। अगला उदाहरण है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। अब देखिए हम मुख की तुलना किससे कर रहे हैं? मुख की तुलना चंद्र से, अर्थात किससे कर रहे हैं? चंद्रमा से कर रहे हैं मुख की तुलना। चंद्र के समान है मुख, तो यहाँ भी कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। अगला उदाहरण देखते हैं, क्रोध आग्नि। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। अग्नि कैसी है? क्रोध के समान जो अग्नि है, जैसे क्रोध होता है उस प्रकार की है अग्नि, क्रोधाग्नि। तो यहाँ भी क्या हो गया? तुलना हो रही है, अग्नि की तुलना हो रही है क्रोध से, क्रोध रूपी है अग्नि, तो क्या हो गया? यहाँ भी कर्मधारय समास हो गया। चलिए अगला प्रकार पढ़ते हैं, ये सबसे सरल प्रकार है समास का, सबसे आसानी से समझ आने वाला, द्विगु समास। द्विगु समास में होता है प्रथम पद प्रधान होता है द्विगु समास में, और सबसे प्रमुख बात है कि ये क्या होता है? संख्यावाचक होता है। द्विगु समास, द्विगु समास संख्यावाचक होता है। ये सबसे आसान तरीका है द्विगु समास को समझने का। चलिए इसका हम सीधा उदाहरण चलते हैं। उदाहरण है सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। सप्त मतलब क्या है? 7। जहाँ भी आपको संख्या दिखाई दे, 7, 2, 5, 3, 8, कुछ भी संख्या दिखाई दे आपको, वो हो जाता है द्विगु समास। द्विगु आप ऐसा याद कर सकते हैं, द्विगु मतलब 2, तो 2 क्या है? संख्या है। तो जहाँ भी आपको क्या दिख रही है? संख्या दिख रही है, वो क्या है? द्विगु समास है। अगला उदाहरण देखते हैं, दोपहर। दोपहर को जब आप विग्रह करेंगे तो दो पहरों का समूह है। देखिए यहाँ भी आप जब शब्द देखते हैं दोपहर, तो यहाँ 2, देखिए ये क्या है? अंक है, अंक। 2 क्या है? अंक है। 2 पहरों का समूह, जहाँ भी आपको अंक दिखाई दे वो कहलाता है द्विगु समास। कर्मधारय नहीं, सॉरी, द्विगु समास कहलाता है। अगला उदाहरण है तिरंगा। तिरंगा में क्या दिख रहा है? देखिए आप, ती मतलब क्या है? यहाँ पे 3 रंगों का समूह। तिरंगा मतलब कि कितने रंगों का समूह? 3 रंगों का समूह। जब 3 रंगों का समूह, तो वो क्या हो गया? द्विगु समास। क्योंकि यहाँ पे 3 है, वो है अंक, और द्विगु समास की यही विशेषता है कि उसमें क्या होता है? पहले पद में जो है अंक होता है, संख्यावाचक होता है। अगला है द्वंद्व समास। ये भी बहुत ही सरल समास है और इसे पहचानना और भी ज़्यादा आसान है। इसके आप सिर्फ शब्द देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसमें द्वंद्व समास है। देखिए द्वंद्व समास की पहचान होती है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। दोनों पद हैं जो वो क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और जो विग्रह करते हैं, जब हम इसका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर क्या होता है? और, अथवा, या, एवं, ये जो शब्द हैं ये आ जाएं। और, अथवा, या, एवं इस प्रकार के शब्द आ जाएं जब विग्रह करने पर, तो वो होता है द्वंद्व समास। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है जैसे नदी नाले। नदी नाले का विग्रह किया तो क्या गया? नदी और नाले। देखिए नदी नाले बोलते हैं, नदी नाले, तो इनको जब विग्रह किया तो क्या गया? नदी और नाले। यहाँ पे क्या आ रहा है? और। विग्रह करने पर क्या आ रहा है? और जब इनको हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये और का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो यहाँ होता है द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान है, नदी अपने आप में प्रधान है और नाले भी अपने आप में प्रधान है। यहाँ कोई तुलना नहीं कर रहे हैं या किसी एक की पहचान दूसरे से नहीं हो रही है, बल्कि दोनों पद अपने आप में क्या है? पहचान को रखते हैं और दोनों ही प्रमुख हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, पाप पुण्य। पाप और पुण्य, यहाँ भी क्या आ रहा है? और आ रहा है।
और पाप अपने आप में विशेष है और पुण्य अपने आप में विशेष है, दोनों अपने आप में अलग अर्थ रखते हैं। तो यहाँ कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, कोई एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, ना एक दूसरे की विशेषता बता रहा, मतलब कि दोनों ही क्या है, प्रधान है। दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ होता है द्वंद्व समास। अगला उदाहरण देखते हैं, राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण के बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, तो यहाँ भी क्या है, द्वंद्व समास। देखा मित्रों कितना आसान है समास पढ़ना, उनको समझना बहुत ही आसान है। और अगर इनको एक बार पढ़ लिया जाए तो इनको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं और आपको हमेशा ये याद रहने वाले हैं। सबसे अंतिम प्रकार आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, अब यहाँ पे बहुब्रीहि समास क्या, द्वंद्व में तो हो गए थे दोनों प्रधान, बहुब्रीहि थोड़ा अलग है, कह रहा है कि कोई भी पद प्रधान नहीं रखेंगे, हम कोई भी प्रधान नहीं रखेंगे, जो अलग है बिल्कुल अन्य पद है वो प्रधान रहेगा, घर का तो कोई रहेगा ही नहीं, मतलब जो पद आ रहे हैं वो तो प्रधान नहीं रहेंगे। तो बहुब्रीहि में जो शब्द आ रहे हैं उनका जो हम विग्रह करने पर दो पद बनेंगे तो वो दोनों पद प्रधान नहीं होते, बल्कि अन्य कोई पद प्रधान होता, मतलब बाहर वाला ही प्रधान रहेगा, घर का कोई प्रधान नहीं है। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं, यह भी बहुत आसान सा समास है। उदाहरण है लंबोदर। लंबोदर विग्रह करने पर आता है, लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका लंबा है वो कौन है, लंबोदर। अर्थात लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। तो लंबा है जिसका उदर वो कौन है, गणेश। अब देखिए यहाँ पर ना तो लंब और उदर इनमें से कोई भी प्रधान नहीं है, अन्य पद प्रधान है। अन्य पद मतलब कि क्या है, गणेश, जो उनका अर्थ निकल रहा है लंबा है उदर जिसका। तो यहाँ ना तो लंबा प्रधान है ना उदर प्रधान है, प्रधान क्या है, गणेश प्रधान है। समझ रहे हैं ना, गणेश प्रधान है, अन्य पद जो है वो प्रधान है, जो अर्थ निकाल रहा है वह प्रधान है, ना कि प्रथम पद प्रधान है ना ही द्वितीय पद प्रधान है। ठीक है, जो अन्य पद है वह प्रधान है, मतलब विशेषता उसकी है, अन्य पद की है। अगला उदाहरण आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मतलब कि मंत्रियों में प्रधान है जो, वो कौन है, प्रधानमंत्री। सबसे लास्ट में आता है महावीर। महावीर मतलब कि महावीर मतलब महान वीर है, जो ऐसा वीर जो कौन है, महान है। महान वीर मतलब कि हनुमान। तो यहाँ पे ना तो महान और वीर ये दोनों ही क्या है, प्रमुख नहीं है, बल्कि क्या प्रधान है, अन्य पद प्रधान है। और अन्य पद यहाँ पर क्या आ रहा है, हनुमान। ये महावीर में तो ये नहीं आया ना हनुमान, ये बिल्कुल अन्य पद है। तो अन्य पद जहाँ प्रधान होता है वो कहलाता है कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। मित्रों इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि सभी के लिए ये जो है वीडियो मिल सके, ये आसान सी ट्रिक्स मिल सके। और आप हमें कमेंट ज़रूर करते रहिए ताकि हमें पता चले कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़िए ताकि जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो आपको मिलती रहें।